गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास में हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। और इसके अंतर्गत आज हम जो अपने मूल अधिकार वाला टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पीछे की कक्षा में मैंने आपको स्वतंत्रता का अधिकार करवा दिया था और अब हम आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसके जो आगे वाले अनुच्छेद है वो मैं आपको करवाऊंगी। तो अपना जो दूसरा चल रहा था वो चल रहा था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम मूल अधिकार जो थे उनका हम अध्ययन कर रहे थे, मौलिक अधिकारों का। और उसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार था वो मैंने आपको कौन से अनुच्छेद में बताया था, अनुच्छेद 19 से लेकर 19 से ये चल रहा था आपका 22 तक, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपका मूल अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार था वो बताया गया है। और अनुच्छेद 19 का हम लोगों ने पीछे की कक्षा में अध्ययन कर लिया था। अब मैं आपको अनुच्छेद 20 बता रही हूँ। अनुच्छेद जो 20 है वो किससे संबंधित है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, जहां अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई थी। 6 स्वतंत्रता मैंने आपको बता दिया था, विभक्त करने की, संगम या संघ करने की, अस्त्र शस्त्र के बिना सम्मेलन करने की, समूह बनाने की, आने जाने की, निवास की, रहने की, व्यापार की, वो मैंने आपको बता दी थी। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 20 पर। तो अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में है, यानी एक अपराधी को कब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता या उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। तो अनुच्छेद जो 20 आता है वो अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में आता है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जो अपराधी है वो कब तक अपराधी नहीं होता, कब तक नहीं माना जाता, और अगर होता है तो उसको उनमें इस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है। तो दोष सिद्धि के संबंध में है अपराधी के, तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ, एक व्यक्ति को कब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, कह देखते हैं हम पॉइंट। जब तक कि उसने किसी कानून का, अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। पहला है, जब तक व्यक्ति ने अपराध के समय लागू किसी नियम का उल्लंघन न किया हो। पहला पॉइंट ये आता है, ये मैं आपको फिर बाद में सारे डिटेल में बता दूंगी अनुच्छेद 20 के तहत। फिर किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। ख है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। और गै में जो पॉइंट आता है, यानी इसके अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है वो है, किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक, किसी व्यक्ति को अपराध से संबंधित निर्धारित सजा से अधिक, निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है। 3 बिंदुओं को ध्यान रखना है अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में। यह पॉइंट, यह जो अनुच्छेद है वो दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 बातों का उल्लेख किया गया है। क्या है
कि एक व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता, जब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक उसने अपराध के समय किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। यानी मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी हाथापाई के, तो उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। चाहे वो थोड़ा जोर से बोल के ही बात कर सकते हैं, तो अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा है, एक व्यक्ति अगर अपराध करता है तो एक बार उसने जो अपराध किया है उसकी सजा उसे एक ही बार दी जा सकती है, उसकी सजा एक से अधिक बार नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति चोरी करता है तो अगर चोरी की सजा है, प्रावधान में है, तो चोरी की सजा के लिए, उस चोरी के लिए उसे एक ही बार दंडित किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। एक से अधिक बार उस चोरी के लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता। इसके साथ है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। थर्ड देखिए इसके अंतर्गत कि किसी व्यक्ति को अपराध से जो संबंधित सजा का प्रावधान है या जो निर्धारित सजा है उससे अधिक नहीं दी जा सकती। जैसे चोरी करने के अपराध में 1 महीने की सजा है, कारावास की सजा है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो उसे 1 महीने ही डाला जाएगा, उससे अधिक उसे सजा नहीं दी जा सकती। तो अनुच्छेद जो 20 है वो अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में है और ये तीनों पॉइंट आपके सामने है कि पहला, जब तक उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया हो वो अपराधी घोषित नहीं होगा। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है और निर्धारित सजा से अधिक सजा उसे नहीं दी जा सकती। तो ये है अनुच्छेद 20। अब हम इसके आगे चलते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में देखिए, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है वो देखिए, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21। ये व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। व्यक्ति का जो जीवन जीने का अधिकार है उससे संबंधित ये अनुच्छेद है और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके संरक्षण से संबंधित है। यानी व्यक्ति के जीवन और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, रक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 21, जो व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण या उसकी रक्षा से संबंधित इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए एक व्यक्ति है, उसके जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को विधि द्वारा, विधि का मतलब क्या होता है, कानून, विधि का मतलब होता है कानून, व्यक्ति को विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा स्थापित न्यायिक प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए व्यक्ति के जीवन को अगर कानून के अंतर्गत कोई ऐसी प्रक्रिया है कि उसको वंचित किया जा सकता है तब तो बात अलग है, वरना कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा उस व्यक्ति को उसके जीवन से और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जो है वो व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, तो न्यायिक प्रक्रिया के अलावा व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को किसी भी प्रकार से उससे अलग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का, पानी का, जीवन जीने का अधिकार है, तो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से अलग या वंचित नहीं किया जा सकता, उसके जीवन जीने के अधिकार से नहीं हटाया जा सकता। खाली एक प्रक्रिया है कि कानून के अंतर्गत इस प्रकार की कोई प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है तो वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपातकाल में भी
हमने ये देखा था कि आपातकाल में क्या किया जाता है, मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, परंतु 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था यानी उसके अंतर्गत आपातकाल में भी, आपातकाल का मतलब होता है संकट काल में भी, आपातकाल में भी इस अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के जो जीवन जीने के अधिकार है उसको सीमित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी सीमित नहीं किया जा सकता, बाकी मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 क्या रहता है, जीवित रहता है। आपातकाल में भी इसको सीमित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता है। ये है कौन सा, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित न्यायिक प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपातकाल में भी इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 22, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 22 भी। 21 तो वैसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 बंदीकरण जो है, बंदी कैदी, उनको किस तरह से संरक्षण प्रदान किया गया है उनसे संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद जो 22 है वो किससे संबंधित है, वो है बंदीकरण में संरक्षण। बंदीकरण में संरक्षण, बंदी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बंदी का मतलब होता है जो अपराधी होते हैं और उनको कैद में डाल दिया जाता है तो वो क्या होते हैं, बंदी होते हैं। लेकिन एक अपराध के दौरान यानी कारावास के दौरान भी उनको कुछ स्थितियों में स्वतंत्रता दी गई है, और वो स्वतंत्रता देखिए क्या है, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिनके अंतर्गत उनको स्वतंत्रता दी गई है। तो मैं आपको ये पॉइंट लिखवा रही हूँ। पहला पॉइंट है ए वाला, उसे बंदी बनाने के कारण को जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार है। दूसरा देखिए, उसे इच्छानुसार स्वयं के लिए स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। प्राप्त करने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। पेश किया जाना आवश्यक है। चलिए, अनुच्छेद 22 के तहत हम ये देखते हैं कि बंदी है, कैदी है, उसे किस तरह से सुरक्षा प्रदान की गई है, उसे कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले जो बंदी होता है उसे ये कारण जानने का अधिकार है कि उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है ताकि उसे बंदी बनाया जा रहा है, तो उसे उस कारण को जानने का अधिकार है जिस कारण के तहत उसे बंदी बनाया गया है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद में उसे अपनी इच्छा अनुसार अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी इच्छा अनुसार अपने पक्ष को
न्यायालय में रखने के लिए उसे कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, यानी अपनी पसंद का जो वकील है वो उसे करने का अधिकार है। अपने जो फेवर के हो सकते हैं उसे, जो उसके बचाव पक्ष को न्यायाधीश के सम्मुख पेश करे, उसके लिए उसे जितनी भी कानूनी सहायता की आवश्यकता है वो उसे प्राप्त होनी चाहिए। और 24 घंटे के अंदर अंदर जो बंदी होता है उसे न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। उसे उसके अपराध के लिए जानने का अधिकार है कि उसे कौन सा अपराध किया जिसके तहत उसे बंदी बनाया गया है। साथ ही उसे कानूनी सहायता प्राप्त होनी चाहिए उसकी इच्छा अनुसार, और 24 घंटे के भीतर भीतर उसे न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। तो इस तरह से हमने ये जो स्वतंत्रता का अधिकार था ये पूरा कर लिया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमने सारे अनुच्छेदों का अध्ययन किया है। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद जो 20 था वो बंदी के जो दोष सिद्धि के संबंध में था, अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में। अनुच्छेद 21 जो था वो व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित था, और अनुच्छेद जो 22 था वो बंदीकरण में संरक्षण से संबंधित है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आता है आपके 12th क्लास में, वो है निवारक नजरबंदी। तो ये क्या है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या है ये कानून और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यानी आपके जो मूल अधिकार है उनके बीच में एक टॉपिक डाला है जिसका नाम है निवारक नजरबंदी। 2.3 में डाला गया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी देखिए, निवारक नजरबंदी से अभिप्राय यह है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी से, नजरबंदी का मतलब होता है उसे नजरबंदी यानी कैद में डालने से, इसके अंतर्गत किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए आगे किस तरह होता है, यह अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया से संबंधित है। निवारक नजरबंदी क्या है, इसके अंतर्गत अपराधी को अपराध करने से रोकने के लिए उसे क्या किया जाता है, उसे बंदी बनाया जाता है। इन शॉर्ट अगर हम ये पढ़े तो अगर इस तरह की संभावना दिखती है कि ये व्यक्ति किसी प्रकार के अपराध को अंजाम दे सकता है, किसी प्रकार की अनहोनी घटना को अंजाम दे सकता है, तो उसे न्यायिक प्रक्रिया के बिना ही उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है और वो कहलाती है निवारक नजरबंदी। जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है राज्य की सुरक्षा को खतरा है या खतरे की धमकी मिल रही है, तो राज्य थोड़ी सी अवधि के लिए, यानी उसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखेगा, खाली उस अपराध की जो स्थिति है उससे वो दूर हो जाए, थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए उसे बिना जांच किए बंदी बनाया जा सकता है। हालांकि व्यक्ति को एक सीमित अवधि है, 3 महीने से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि परामर्शदात्री समिति उस व्यक्ति को न्यायालय, जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो, उसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी हो। तो सीधी सी बात है, निवारक नजरबंदी क्या है। निवारक नजरबंदी अपराधी को दंडित नहीं किया जा रहा है बल्कि उसे अपराध करने से रोकने के लिए उसे नजरबंद किया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसे कैद में डाला जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जब राज्य को, कानून की व्यवस्था को ये लगता है कि ये अपराधी किसी बहुत बड़े अपराध को अंजाम दे सकता है, इससे राज्य की जो सुरक्षा है, शांति है, वो खतरे में पड़ सकती है, तो उसे नजरबंद किया जा सकता है और इसके लिए अवधि सीमित है, कितनी, 3 महीने तक। इसके अंतर्गत देखिए, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत जो कानून बनाए गए उन कानूनों का हम अध्ययन करते हैं। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी देश की सुरक्षा को लेकर जो कानून बना निवारक नजरबंदी के तहत, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या है। दिसंबर 1980 में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जो देश में एक कानून बन गया। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब बना, 1980 में, और ये देश की सुरक्षा से संबंधित कानून था। क्या था इसके अंतर्गत,
इसका उद्देश्य सांप्रदायिक व जातीय दंगों एवं देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना था, रोकना था। यानी वो व्यक्ति जो देश की सांप्रदायिकता को खतरे में डालते हैं, देश की एकता अखंडता को या उसकी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, उनको रोकना था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में बना था और इसके अंतर्गत देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले जो व्यक्ति है उनको इस कार्य प्रणाली से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निवारक निरोध कानून की व्यवस्था है। 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में दूसरा संशोधन किया गया। अब देखिए 1980 में ये बना था और चूंकि भारतीय संविधान की हमने विशेषता पढ़ी थी कि भारतीय संविधान क्या है, लचीला है, तो क्या हो गया इस कानून में यानी 1984 में इसमें क्या हो गया, संशोधन हो गया। संशोधन का मतलब इसमें सुधार हो गया। 1980 में ये बना था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और इसके अंतर्गत जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधि है उनको रोकना था, इसका उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद में 1984 में इसमें क्या हो गया, सुधार हो गया, संशोधन हो गया और इस संशोधन के तहत क्या हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा पूरे भारत में ये लागू हुआ और इसके आधार पर इसमें कुछ परिवर्तन करके इसको कठोर बनाया गया। यह पहला संशोधन किया गया कि किसी व्यक्ति की नजरबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने, आदेश रद्द होने तथा वापस लेने जाने के बाद नया आदेश जारी करके उसे नजरबंद किया जा सकेगा। और दूसरा प्रावधान यह किया गया कि नजरबंदी के हर कारण पर अदालतों को अलग अलग विचार करके फैसला करना होगा। ये बहुत ही सुंदर था संशोधन, मैं आप क्लियर करती हूँ यहाँ पर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में संशोधन कब हुआ, 1984 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये जो संशोधन था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये पूरे भारत में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू हुआ और इसके अंतर्गत दो संशोधन किए गए। पहला संशोधन क्या किया गया कि जिस व्यक्ति को नजरबंद किया गया है, जिस व्यक्ति को नजरबंद किया गया है, पहले ये था ना कि लिमिट होने के बाद में उसे छोड़ दिया जाता था, अब इसके अंतर्गत ये संशोधन किया गया था कि जो व्यक्ति नजरबंद है, जिसके तहत निवारक नजरबंदी के तहत जिस व्यक्ति को नजरबंद किया गया है, बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति को उसकी 3 वर्ष की जो अवधि है उसे खत्म होने के बाद में या रद्द होने के बाद में उसे दोबारा नजरबंद किया जा सकता है। उसे दोबारा अगर ऐसी गतिविधियां घटनाक्रम को वो ऐसे लगे कि अंदेशा होता है तो उसे वापस नजरबंद किया जा सकता है। और दूसरा जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत क्या किया गया, नजरबंदी के हर कारण पर अदालतों को अलग अलग विचार करके फैसला करना होगा। यानी नजरबंदी का जो कारण है, पहला तो हो गया उसे दोबारा नजरबंद किया जा सकता है, यानी दोबारा उसे नया आदेश जारी करके उसे नजरबंद किया जा सकता है। तो पहला तो हम ये यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं कि पुनः नया आदेश कर नजरबंद किया जा सकेगा। और दूसरा जो इसमें संशोधन हुआ था वो संशोधन क्या हुआ था, नजरबंदी के कारणों पर, नजरबंदी के कारणों पर अदालतों के द्वारा अलग अलग विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा। तो देखिए निवारक जो नजरबंदी है उसके अंतर्गत पहला जो कानून था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, दूसरा संशोधन पहला संशोधन 84 में, दो संशोधन हुए थे कि जो व्यक्ति नजरबंद है अगर उसकी अवधि खत्म हो गई है तो पुनः आदेश जारी कर उस व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है। और उस नजरबंदी के उसे क्यों नजरबंद किया गया है तो अलग अलग अदालतों के द्वारा उस पर अलग अलग विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार की ये जो दो संशोधन थे वो निकले थे 1984 में। तो ये था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में जो बना था। और इसके बाद में आता है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। दूसरा मैं आपको और बता रही हूँ यहाँ पर गैर कानूनी, ये तो हो गया गैर कानूनी गतिविधियां
निवारण अध्यादेश। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या है, गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया है। पोटा कानून को समाप्त करने के बाद में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितंबर 2004 में गैर कानूनी निरोधक अध्यादेश जारी किया गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि गैर कानूनी गति यानी किसी प्रकार की जो आतंकवादी गतिविधियों है उस पर रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए और निपटने के लिए कठोर कानून बनाने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अध्यादेश कब हुआ था? 2004 में, सितंबर 2004 में। सीधी सी बात आएगी इसके अंतर्गत कि जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद की घटना है उनको रोकने के लिए और उसको और अधिक कठोर यानी उसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी हुआ। कब? 2004 में। और उसका नाम क्या था? गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। यानी वे गतिविधियां जो कानूनी नहीं है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको रोकने के लिए कठोर व्यवस्था की गई और वो थी गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश 2004। तो इसके अंतर्गत देखिए हमने निवारक नजरबंदी के तहत 2 कानून पढ़े हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एक गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश सितंबर 2004 में इससे बनाया गया था और इसके अंतर्गत हमने दोनों ये संशोधन पढ़ लिए, इनका अध्ययन कर लिया है। अब हम इसका जो मूल्यांकन करते हैं, इन अधिनियम को कठोर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, यानी ये जो अधिनियम बने उनको कठोर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इन्हें अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियावादी संविधान की महान असफलता व निरंकुशता का प्रतीक माना गया। इनके दुरुपयोग की संभावना सदैव बनी रही। फिर भी निवारक निरोध अधिनियम की आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान परिस्थितियों में जब देश आतंकवाद, अलगाववाद की मार झेल रहा है तो ऐसे समय में इस तरह के कानून आवश्यक भी है और उपयोगी भी है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में पतंजलि शास्त्री ने निवारक कानून की उपयोगिता व्यक्त की, क्या कहकर? इस भयावह उपकरण की व्यवस्था जिसका प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है, मौलिक अधिकारों की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, उन समाज विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है जिनसे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हित को खतरा हो। यानी इसे दोनों ही परिस्थितियों में कुछ लोगों के द्वारा इसे कटु आलोचनाएं, इसकी आलोचना की गई, इसकी बुराइयां की गई और कुछ इसके पक्ष में भी खड़े हुए। तो इस तरह से हमने निवारक नजरबंदी वाला ये जो बिंदु था वो क्लियर कर लिया है। आगे आने वाली कक्षा में जो हम आगे के मूल अधिकार है उनका हम अध्ययन करेंगे। आपको स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो कंप्लीट अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।